मित्रों, आपने अंग्रेजी का शब्द चार्टर अवश्य सुना होगा, जिसका हिंदी में मतलब घोषणा पत्र होता है। यह अलग अलग प्रकार के होते हैं तथा अनेक उद्देश्यों हेतु जारी किए जाते हैं। जब कोई देश या राज्य कोई घोषणा पत्र जारी करता है तो उसमें मुख्य रूप से वहाँ के लोगों, किसी संगठन या किसी विशेष सामाजिक समूह के अधिकारों का औपचारिक बयान निहित होता है, जिस पर सरकार की सहमति होती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह एक लिखित दस्तावेज होता है, जिसके माध्यम से सरकार किन्हीं अधिकारों को देने या उन अधिकारों को देने के लिए निरंतर भरसक प्रयास करने के बारे में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करती है। मैं इस संबंध में आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। जैसा कि आपने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी किए गए मानव अधिकार घोषणा पत्र का नाम सुना होगा। इस घोषणा पत्र में अनेक मानव अधिकारों की का विवरण दिया गया है तथा अलग अलग सदस्य राष्ट्रों द्वारा इसको हस्ताक्षर करने का तात्पर्य यह है कि वे सभी राष्ट्र इस बात के लिए सहमत हैं कि वे अपने यहाँ निवास करने वाले नागरिकों को इन अधिकारों को देने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। इसी प्रकार आपने देश के भीतर सभी सरकारी विभागों द्वारा जारी किए गए सिटीजन चार्टर के बारे में भी सुना होगा, जिसे नागरिकों का घोषणा पत्र कहते हैं। इस तरह के चार्टर के माध्यम से सभी विभाग उनके द्वारा नागरिकों को जो सेवाएं प्रदान की जाती है, उन सेवाओं को एक निर्धारित समय अवधि में या निश्चित समय अवधि में पूरी गुणवत्ता के साथ प्रदान करने के बारे में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। सरकार द्वारा इस चार्टर को लाने के बारे में जो कारण बताया गया है, उसमें उस संकल्प को दोहराया गया है, जिसके अनुसार सरकार यह चाहती है कि देश का कोई भी बच्चा भूखा, अशिक्षित या बीमार न रहे। इस चार्टर के प्रारंभ में सरकार ने यह उल्लेख किया है कि पहले से ही भारतीय संविधान में बच्चों की भलाई के लिए अनेक प्रावधान संविधान के अध्याय 3 मौलिक अधिकार और अध्याय 4 राज्यों की नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत दिए गए हैं। इन प्रावधानों में मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 15(3), 21(a), अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 39(e), अनुच्छेद 39(f), अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51(a) का उल्लेख किया गया है। साथ ही सरकार द्वारा यह कहा गया है कि बच्चों के हितों का संरक्षण और उनकी भलाई सरकार, समाज, समुदाय और परिवार सभी के संयुक्त प्रयास द्वारा की जानी है और बच्चों का सम्मान ही समाज का सम्मान है। इसलिए सरकार इस चार्टर को ला रही है। सरकार इस चार्टर के माध्यम से प्रत्येक बच्चे के खुशहाल और स्वस्थ बचपन का आनंद लेने के अंतर्निहित अधिकार को सुनिश्चित करना चाहती है। इस चार्टर में कुल 22 बिंदुओं के अंतर्गत बच्चों के लिए प्रयास करने की बात कही गई है, जिसमें से पहला बिंदु है उत्तरजीविता, जीवन और स्वतंत्रता। प्रत्येक बच्चे को दीर्घ जीवन प्राप्त हो और उसके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा हो, इस बात के लिए प्रयास करने की बात इस बिंदु के अंतर्गत की गई है। साथ ही इसमें भ्रूण हत्या को रोकने की बात भी प्रमुखता से कही गई है, ताकि कन्या भ्रूण को भी एक सुदीर्घ जीवन प्राप्त हो सके। दूसरे बिंदु के अंतर्गत उच्चतम स्तर के स्वास्थ्य और पोषण की व्यवस्था की बात कही गई है। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों को यह कहा गया है कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि प्रत्येक बच्चे को स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर प्राप्त हो। ऐसा करने के लिए उन्हें हर स्तर पर रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए सुविधाएं प्रदान करनी होगी और ऐसा करने के लिए राज्य टीकाकरण और पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के प्रयास करके इस तरह के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी बिंदु के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के बच्चों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं और विशेष देखभाल और उपचार की सुविधाएं देने की बात कही गई। तीसरे बिंदु के अंतर्गत राज्यों को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों के लिए पर्याप्त पूरक पोषण आहार की व्यवस्था करने की बात कही गई है। साथ ही राज्यों को इस बाबत कदम उठाने के लिए कहा गया है कि इन परिवारों के बच्चों को पीने के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पानी तथा
रहने के लिए स्वच्छ और साफ वातावरण प्राप्त हो सके। चौथे बिंदु के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकताओं और सुरक्षा की बात कही गई है। इसके अंतर्गत राज्यों से कहा गया है कि वे प्रत्येक बच्चे की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करें ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। साथ ही राज्यों से कहा गया है कि वे समुदाय के साथ भागीदारी करके परित्यक्त बच्चे और सड़क पर घूमने वाले बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करें। राज्यों और समुदायों से कहा गया है कि वो उन कारणों को दूर करने का प्रयास करें जिसकी वजह से बच्चों को परित्यक्त किया जाता है या सड़क पर घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है। साथ ही इस तरह के बच्चों के रहने के लिए निवास, उनकी शिक्षा, उनका पोषण और उनके मनोरंजन की व्यवस्था की भी बात इसमें कही गई है। पांचवा बिंदु खेलने और विश्राम करने के विषय पर है। इसमें कहा गया है कि राज्य और समुदाय यह समझें कि स्वस्थ रूप से विकसित होने के लिए सभी बच्चों को पर्याप्त खेलने और पर्याप्त विश्राम करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए राज्यों से कहा गया है कि वे सभी उम्र और सभी सामाजिक समूहों के बच्चों के लिए पर्याप्त मनोरंजन गतिविधियों की व्यवस्था करें। छठवां बिंदु प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित है। इसके अंतर्गत राज्यों को कहा गया है कि वे समुदाय के साथ भागीदारी करके प्रत्येक बच्चे के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल की व्यवस्था को सुनिश्चित करें ताकि बच्चों का समुचित शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास हो सके। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए एक बच्चों की देखभाल का सेंटर बनाए जाने की बात है ताकि वे काम के दौरान अपने बच्चों को उस सेंटर पर छोड़ सकें और उनकी पर्याप्त देखभाल हो सके। खासकर यह सुविधा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निचले तबके के लोगों को उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास करने की बात इस बिंदु के अंतर्गत कही गई है। सातवां बिंदु मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि सभी बच्चों की पहुंच मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तक हो। बुनियादी स्तर की शिक्षा निःशुल्क और विशेष प्रोत्साहन के साथ दी जानी चाहिए ताकि वंचित वर्ग के बच्चे भी इसकी ओर आकर्षित हो सके। बच्चों की शिक्षा उनके मातृभाषा में दी जानी चाहिए तथा यह शिक्षा बच्चों पर आधारित और इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह बच्चियों और विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के स्वस्थ विकास के प्रति संवेदनशील हो। स्कूल का अनुशासन ऐसा नहीं होना चाहिए जो बच्चों के किसी शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक पीड़ा का कारण बने। सातवां बिंदु बच्चों के आर्थिक शोषण और उनके सभी प्रकार के दुरुपयोगों से सुरक्षा से संबंधित है। इस बिंदु में कहा गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे जिससे बच्चों का आर्थिक शोषण ना हो सके। इसके साथ ही राज्यों को बच्चों को ऐसे कार्यों से भी सुरक्षा देने की बात है जो बच्चों के लिए खतरनाक हैं। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि जो बिना खतरे वाले कामों में बच्चों को संलग्न किया गया है वहां की कार्य परिस्थितियों से संबंधित नियम कायदे ऐसे होने चाहिए जिससे बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो और उन्हें पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हो सके। नौवें बिंदु में कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे को यह अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसे घृणित और अनैतिक कार्यों जैसे हिंसा, प्रताड़ना, यौन शोषण, तस्करी, सभी प्रकार का शारीरिक दुरुपयोग और अन्य प्रकार के अपराध जो बच्चों के प्रति होते हैं उनसे सुरक्षा प्राप्त कर सके। राज्यों से कहा गया है कि वह इस तरह की व्यवस्था करे कि इन अपराधों को करने वाले व्यक्तियों के प्रति कानूनी कार्रवाई हो और उन्हें सजा प्राप्त हो सके, चाहे इन अपराधों को करने वाले लोग बच्चे के कानूनी अभिभावक ही क्यों ना हो। साथ ही राज्यों से यह कहा गया है कि वह इस तरह का तंत्र विकसित करे कि वह इन अपराधों की उसे पहचान हो सके और इन अपराधों की रिपोर्ट उसको हो सके ताकि वह इन लोगों के प्रति जो बच्चों के प्रति अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। ऐसा करते समय बच्चों की निजता और अस्मिता दोनों का ही पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। राज्यों से कहा गया है कि वे समुदाय के साथ भागीदारी करके इस तरह की व्यवस्था बनाए कि इन अपराधों से प्रभावित बच्चों की देखभाल, सुरक्षा
उनकी काउंसलिंग और उनका पुनर्वास हो सके, ताकि बच्चे शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से उभर सकें और समाज की मुख्य धारा में फिर से शामिल हो सकें। 10वें बिंदु में यह कहा गया है कि राज्य कड़े कदम उठाते हुए यह सुनिश्चित करे कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, भिक्षाटन, वेश्यावृत्ति, यौन शोषण या हिंसा जैसे आपराधिक कार्यों में बच्चों का दुरुपयोग न हो सके। इसके अलावा इसी बिंदु के अंतर्गत राज्य को यह कहा गया है कि वह समुदाय के साथ भागीदारी करके किसी भी तरह के संकट के समय या प्राकृतिक आपदाओं के समय बच्चों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करे, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। 11वां बिंदु बच्चियों की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य और समुदाय दोनों ही बच्चियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों और अत्याचारों, जिनमें बाल विवाह, तस्करी, वेश्यावृत्ति में धकेलना आदि अपराध शामिल हैं, के निवारण को सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य और समुदाय दोनों ही मिलकर सामाजिक, शैक्षिक और कानूनी रूप से इस तरह के प्रयास करेंगे जिससे समाज और परिवार में बच्चियों का मान बढ़े। इस बिंदु के अंतर्गत राज्य और समुदाय को यह भी कहा गया है कि वह बाल विवाह की प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए विशेष गंभीर प्रयास करे। 12वां बिंदु युवाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य और समुदाय दोनों ही मिलकर इस तरह के कदम उठाएंगे कि युवा वर्ग पूरी तरह से शिक्षित और हुनरमंद बने तथा वह आगे चलकर आमदनी कमाने वाले नागरिक के रूप में परिणित हो सके। इसी बिंदु के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि युवा बच्चियों के लिए उनके पोषण और स्वास्थ्य में सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है। 13वें, 14वें, 15वें और 16वें बिंदु के अंतर्गत बच्चों को इन अधिकारों को देने की बात कही गई है। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, सूचना चाहने और सूचना पाने की स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा, संघ बनाने और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का अधिकार। समानता के अधिकार के अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य और समुदाय किसी भी बच्चे से उसके स्वयं के अथवा उसके माता पिता और अभिभावक के लिंग, जाति, वंश, राजनीतिक विचारधारा, जन्म आदि किसी भी आधार पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। इसी तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत यह कहा गया है कि बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। संघ बनाने और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता के अंतर्गत यह कहा गया है कि बच्चों को उनके पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप संघ बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वह बिंदु परिवार के सशक्तिकरण से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि परिवार को पाना प्रत्येक बच्चे का बुनियादी हक है। जिन बच्चों को परिवार से अलगाव हो चुका है, ऐसे बच्चों के मामले में राज्य को कहा गया है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि प्राथमिक तौर पे बच्चा परिवार के साथ मिल जाए। किंतु यदि वह पाता है कि बच्चा को परिवार से मिलाने में उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो वह ऐसे बच्चों के मामले में बच्चों की भलाई और उसके दृष्टिकोण को देखते हुए दूसरी वैकल्पिक व्यवस्थाएं करेगा। इसी बिंदु में कहा गया है कि जो बच्चे अनाथ या परिवारहीन हैं, उन बच्चों के लिए गोद देने की प्रक्रिया के संबंध में समुचित कानून बनाए जाने चाहिए और इन कानूनों को लागू करने के लिए एक शक्तिशाली रेगुलेटिंग बॉडी का भी गठन किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों का सर्वोच्च हित संरक्षित किया जा सके। इस बिंदु में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे को उसके माँ बाप और परिवार के सदस्य के हिरासत में होने की स्थिति में भी उनसे संपर्क करने की अनुमति होनी चाहिए। 18वां बिंदु बच्चों के पालन पोषण में माता और पिता दोनों की ही सामूहिक भूमिका होने की बात कहता है। 19वां बिंदु विकलांग बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि विकलांग बच्चों को अपना जीवन अस्मिता और सम्मान के साथ जीने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। राज्य और समुदाय ऐसी व्यवस्था करें कि विकलांग बच्चे जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी कर सकें तथा समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। इसमें विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल
और पुनर्वास की व्यवस्था करने की भी बात कही गई है। साथ ही राज्य और समुदाय को कहा गया है कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि विकलांगता की रोकथाम हो सके। साथ ही ऐसे परिवारों को जो विकलांग बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं या पालन पोषण कर रहे हैं, उन्हें सहायता प्रदान करने की भी बात इस बिंदु के अंतर्गत कही गई है। 20वां बिंदु वंचित वर्गों और हाशिए पर पड़े वर्गों के बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और भलाई से संबंधित है। इसमें सरकार से कहा गया है कि वह इन वर्गों के बच्चों की सहायता करे ताकि ये बच्चे अपनी पहचान को संरक्षित कर सकें। 21वें बिंदु में कहा गया है कि समाज के कमजोर, वंचित और दबे कुचले वर्ग के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी गतिविधियों में विशेष हस्तक्षेप और मदद की आवश्यकता होती है। सरकार को या राज्य को अपने सभी पॉलिसी और प्रोग्राम में इस तरह के प्रावधान करने चाहिए कि इन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। 22वें बिंदु में कहा गया है कि बच्चों के मामलों में अपनाई जाने वाली सभी तरह की प्रक्रियाएं, चाहे वह प्रशासनिक हो, न्यायिक हो, शैक्षणिक हो या सामाजिक हो, इस तरह की सभी प्रक्रियाएं बच्चों के अनुकूल ही बनाई जानी चाहिए ताकि बच्चे उनमें अपनी क्षमता के अनुसार भाग ले सकें।